Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हमारे सामने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। यूपीएससी 2021 के एग्जाम में रैंक 38 लाने वाले श्री रवि कुमार। रवि, वेलकम टू पाथफाइंडर एंड एन अकेडमी। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो रवि रैंक 38 लेकर आए हैं और ही इज फ्रॉम झारखंड, ही इज फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड गिरिडीह। और आज हम रवि से बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी और किस तरह से इन्होंने रैंक 38 विच इज अ वेरी गुड रैंक, ऑफ कोर्स टॉप 100 में रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे इनकी तैयारी के बारे में। तो रवि, सबसे पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए। आपने कहाँ पढ़ाई करी, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, क्या कोई सर्विसेज में था आपके परिवार से? मेरा होम टाउन जो है वो गिरिडीह है, झारखंड में। काफी टीयर 3 सिटी है वो। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। मेरा फैमिलियल बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर जो है वो एक बिजनेस पर्सन है और फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भी टाइप का गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहा हो। यूपीएससी इज अ बिग बिग थिंग देयर, है ना। तो फैमिली से थोड़ा मोटिवेशन रहा। तो मेरी स्कूलिंग वहाँ डीएवी सीसीएल गिरिडीह से ही हुई है और कॉलेज भी मेरा IIT धनबाद रहा है, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। पर ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तो एक्सपोजर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के बाद इन सब चीजों के बारे में, यूपीएससी के बारे में पता चला। ओके, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि अक्सर एक एस्पिरेंट्स के दिल में एक डर होता है कि नहीं, जब तक हम बहुत अच्छे कॉलेज या स्कूल या बहुत बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं या फिर वहां से हमारी एजुकेशन नहीं हुई है तो हम क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम को। ऑफ कोर्स आपने आईएसएम से ग्रेजुएशन करी है, इट इज एन आईआईटी इंस्टीट्यूट। तो उस एक केस था, लेकिन अगेन आप वहां तक भी इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि ऑफ कोर्स आप अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करी है आपने। बट भारत के हर छोटे से छोटे शहर, गांव, कहीं पर भी आप रह रहे हो, आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि रवि जी से आप इंस्पिरेशन लीजिए। सो रवि, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो अब आप आईएसएम से भी करेक्ट। इंजीनियर हैं। ऑफ कोर्स आपके बहुत अच्छे पैकेजेस आपको ऑफर किए गए होंगे, तो सिविल सर्विसेज की तरफ रुख कैसे? थोड़ा मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से आया है ना। आसपास के लोगों ने कहा था, पहले भी कहते थे कि साइंस एंड टेक इज वेल एंड गुड, पर थोड़ा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सारे ऑफिसर्स नहीं आते जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक मोटिवेशन वहां से रहा। फिर कॉलेज के टाइम पे डिबेटिंग एक्टिविटीज वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट किया। देन आई केम टू नो अबाउट वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स प्लेगिंग आवर कंट्री। और तीसरा एक मेरा जॉब एक्सपीरियंस है टाटा मोटर्स में। वहाँ पे मैं बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, विच वेर वेरी पीपल फ्रेंडली। तो ह्यूमन टू ह्यूमन टच पीपल के थ्रू वो काफी मेरे को इंस्पायर किया कि मैं कुछ पब्लिक सर्विस के लिए करूँ। देन आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आपने टाटा मोटर्स में जॉब छोड़कर फिर तैयारी करी है फुल टाइम? राइट राइट ओके, दैट राइट। मस्ट हैव बीन अ बिग डिसीजन। इतना बड़ा निर्णय आसान नहीं है, मतलब कि टाटा मोटर्स जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी से जॉब छोड़कर फिर तैयारी करना। तो ये कब आपने डिसीजन लिया था, किस साल में ये जॉब छोड़ी थी आपने? मैंने 18 में जॉब ज्वाइन किया था। एक साल मैंने जॉब करा वहाँ पे, 2019 में फिर रिजाइन करा। घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया, जॉब छोड़ रहे हो, टाटा मोटर्स की इतनी अच्छी जॉब है? तो एक काफी सपोर्टिव रहे हैं मेरे फैमिली मेंबर्स, स्पेशली माय दीदी, मेरे मम्मी पापा। तो उन्होंने कहा है, मेरे को कहा कि इफ यू वांट टू स्टडी मोर। मेरे पास एज मेरा बाकी था और मुझे लगा कि मैं अभी और थोड़ी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो दे वर सपोर्टिव इन दैट केस। तो मैंने बोला रिजाइन करना है। तो उन्होंने बोला कि दे विल सपोर्ट मी इकोनॉमिकली अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो। एंड दैट वर्क फॉर मी वेरी वेल। तो उनपे मोस्टली मैं दिल्ली में उनपे डिपेंडेंट था, बट या दैट वर्क। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, फॉर एवरीवन। तो अब आते हैं हम तैयारी वाले एस्पेक्ट पर। तो आपने दिल्ली जाकर तैयारी करी और उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट आई एम अज्यूमिंग दिया होगा 2020 में। सो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, राइट? करेक्ट। ओके। राइट राइट। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे थे, आप कहाँ तक सफलता मिली आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री हो गया था, मेंस भी हो गया। मैंने इंटरव्यू भी दिया था। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल। मेरा मेंस ऑप्शनल में थोड़े कम मार्क्स रह गए थे, व्हिच वाज अराउंड 190 इन टोटल। तो इसलिए मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। ओके, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, दैट इज अमेजिंग। इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है। तो अब थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या थी। विल स्टार्ट विद प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्पेसिफिक किया? जो नॉर्मल सेट ऑफ बुक्स होती हैं जो सभी रेकमेंड करते हैं वही पढ़ी, या फिर कुछ बहुत ही अनोखी किताबें या किसी
टॉपर के नोट्स आपने ले लिए मार्केट से, कुछ ऐसा किया? व्हाट वाज योर प्लान फॉर प्रीलिम्स? मैंने किसी टॉपर के नोट्स नहीं फॉलो करे थे, स्टैंडर्ड बुक्स डेफिनेटली फॉलो किया था मैंने। स्टार्ट करता हूँ मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी को, तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ लिया था क्लास 9 to 12। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास टोटल 1 ईयर प्लान था कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन 1 ईयर प्रिपरेशन। तो मैंने प्लान किया कि 6 से 12 तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। फिर मैंने 9 से 12 तक एनसीईआरटीज पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, ये सारे नोट्स पढ़े। और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, वहाँ के नोट्स को काफी पर्पसफुली यूज किया, मल्टीपल रिविजन्स किया उस पर। मेरा रिविजन पे काफी ज्यादा फोकस था, सारे रिसोर्सेज एटलीस्ट मैंने 5 टाइम्स रिवाइज कर लिया था मेरे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, एंड दैट वाज इन मार्च बिफोर 2020। प्रीलिम्स आपने 5 बार रिवीजन कर लिया था पूरे नोट्स जो भी यस, आपके ऑलमोस्ट। मटेरियल है? ओके, ओके, राइट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, प्लीज कैरी ऑन। मैंने आपको या इंटरप्ट कर दिया उसके बीच। बाद, या नो नो इशू विद दैट। उसके बाद फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होते हैं, उसके लिए कुछ टॉपर स्टॉक पुराने टॉपर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। इनिशियली होता है कि हम 170 क्वेश्चंस करके उसके बाद ब्रेक लग जाता है, उससे ज्यादा हम टिक नहीं कर पाते, मार्क नहीं कर पाते। उसके बाद कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज करे मैंने, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं यूपीएससी का पैटर्न कैसे। फिर मैंने पीवाईक्यूज लगाए यूपीएससी के, अराउंड 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाए, ताकि यूपीएससी जिस लैंग्वेज में पूछती है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द मार्केट, राइट। तो उसके बाद पीवाईक्यू लगाने के बाद बहुत सारा आइडिया आ गया कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, कौन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स काम कर सकते हैं आपके मैच करने में, मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चंस वगैरह में। और उसने मेरे को काफी हेल्प किया। दैट बूस्टेड माय नंबर बाय अबाउट 20 मार्क्स। तो मेरे मार्क्स शुरू के टेस्ट सीरीज में 70-75 आ रहे थे, वो पहुंच गए 95-100 तक, एंड देन आई वाज एबल टू क्वालिफाई। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज दी उसमें आपका एवरेज स्कोर यही चल रहा था, 90-95? दैट वाज योर स्कोर थ्रू आउट? आई स्टार्टेड, जब मैं शुरू में स्टार्ट किया, दैट स्टार्टेड विद 65-70 मार्क्स शुरू के 10-15 टेस्ट। फिर देन आई डिसाइडेड टू डू अ रिवीजन लूप अगेन। तो सब कुछ, सारे जितने मेरे सोर्सेस थे, फिर से मैंने एक बार रिवाइज किया। उसके बाद 5-10 मार्क्स और बढ़े, 80-85। लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं था। आई हैड टू बी श्योर कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। तो फिर जाके मैंने पीवाईक्यू वगैरह पे डिपेंड करना ज्यादा चालू किया, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। तो फिर मेरा एवरेज मार्क्स जो है वो 100 एंड 105 के बीच में आने लगा। ओके, और आपका प्रीलिम्स में स्कोर क्या था? मेरा प्रीलिम्स में स्कोर, एक्चुअल स्कोर जो था एक्चुअल? नॉर्मलाइज में, दैट वाज 94 पॉइंट समथिंग। ओके, ओके, तो मतलब जो टेस्ट सीरीज में लास्ट आपका टाइम स्कोर दिस चल इज रहा था आप उसके आसपास पहुंच गए? करेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, सेकंड हाँ। अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स अराउंड 105-6 के हैं। ओके, मतलब आपने इंप्रूव कर लिए, 10 मार्क्स और इंप्रूव कर लिए। तो बेसिकली द राइट। मैसेज आउट देयर इज कि घबराओ नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं, बीइंग अ टीचर आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मेरे 60, 65, 75 इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो जैसा कि रवि बता रहे हैं कि रिविजन इज द की। उन्होंने 5 बार रिवाइज किया प्रीलिम्स के पहले सिलेबस को, जबकि पर्सनली मैं 3 या 4 का ही सजेस्ट करता हूँ। बट बहुत अच्छी बात है, देखिए आप 5 बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो रिविज, सॉरी रवि, रवि, मूविंग ऑन टू द मेंस पार्ट। आपने मेंस की तैयारी किस प्रकार से करी? तो मेंस में क्या आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? अपने स्तर पर क्वेश्चंस को देख लिया, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर क्वेश्चंस आते हैं, कई सारी टेस्ट सीरीज हैं। तो आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके यू स्टिक टू द टेस्ट सीरीज जिसमें हफ्ते में एक बार एक टेस्ट हो रहा है? आपका पैटर्न क्या था मेंस की तैयारी के लिए, स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग के लिए? हाँ राइट। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास 1 साल का टाइम था, जिसमें मेरा जीएस और ऑप्शनल दोनों के क्लासेस चल रहे थे। तो मुझे मेंस का स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था। तो जनवरी 2020 में, विच इज 5 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, मैंने अपना सिलेबस रिवाइज करके एक बार एक टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर लिया था। और बेसिक टेस्ट जो होते हैं, जो आपके एनसीईआरटीज के कंसेप्ट चेक करते हैं, वो टेस्ट मेंस का अटेम्प्ट कर लिया था, आंसर राइट। एट द स्टार्ट मैं सिर्फ 20 में से 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था। कंसिस्टेंटली 60-70 मार्क्स आ रहे थे मेरे 250 में। तो देन आई लेफ्ट इट, क्योंकि प्रीलिम्स का फिर प्रिपेयर करना था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उसके बाद फिर जो भी करा मैंने प्रैक्टिस, वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया था, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह देके। ओके, ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ऐसे और एथिक्स, दो ऐसे पेपर्स हैं जो अक्सर एस्पिरेंट्स को परेशान करते हैं, इनमें इतनी अच्छी गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं रहती है। आपने इन दो पेपर्स के लिए क्या किया? राइट। और मैं बोलूंगा कि ऐसे और एथिक्स दो डिटैच्ड पेपर्स नहीं हैं, बहुत काफी ज्यादा लिंकेज है। एक्चुअली जो ऐसे के कंटेंट
वो पूरा जीएस से आता है, और दैट इज ओवरवेलमिंगली ट्रू फॉर एथिक्स एज वेल। एथिक्स के जितने भी फिलोसफीज एंड फिलोसफर्स हैं, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न एंड इंडियन वंस, आर यूज्ड इन द एसे पेपर एज। और इस बार तो हमारे दोनों टॉपिक फिलोसॉफिकल ही थे मोस्टली, तो आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए एथिक्स को यूज करना ही पड़ेगा। आपके एसे में एक एथिकल डायमेंशन झलकना चाहिए if you are going for this prestigious examination and wanting to become an administrator. Social justice, constitutional values at part, philosophers, and then उसे कुछ story anecdotes को लेके weave करना है, उन्हें 1200 words में express करना है meaningfully and cohesively, and that will form the content of the essay. तो फर्स्ट वाले में तो मैंने बेसिक सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंसेस के बीच में या पैराग्राफ्स के बीच में कोहेजन होना चाहिए, एक इम्पैक्टफुल इंट्रो। और अटेम्प्ट में मैंने ऐसे में इंप्रूव करने के लिए वैल्यू एडिशन करा और ज्यादा फिलोसफर्स की बातें पढ़ी, जो डिबेट्स है, मैथोलॉजी थोड़ा ऐड किया उसमें, पॉप कल्चर को थोड़ा ऐड किया मैंने, और स्टोरी और एनेक्डोट्स करंट वाले उठा लिए ताकि एक इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन हो सके ऐसे में। ओके, तो ये जो आप बता रहे हैं कि एनेक्डोट्स, पॉप कल्चर रेफरेंसेस आपने ऐड किए, तो आपको लगता है कि ये अच्छा इंप्रेशन देते हैं? आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु से दैट केवल आप ट्राइड एंड टेस्टेड कोट्स, पुराने फिलोसोफर्स के कोट्स ये यूज कीजिए, मॉडर्न एनेक्डोट्स यूज मत कीजिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने उसका विपरीत किया। मैं आस्क कि आपके ऐसे पेपर का स्कोर क्या था? इट वाज 139 दिस टाइम। ओके, दैट इज गुड, दैट इज क्वाइट गुड। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो बहुत ही क्लोज इन होता है, 5 दिन के अंदर अंदर आपको सारे पेपर देने हैं। तो उस समय के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस एस्पिरेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल? पर्टिकुलरली मेंस, हाँ, मतलब वो 5 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें कैसे इतने सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, मेंटल उस समय अपना मेकअप क्या रखना है, उस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। राइट राइट। सो एक ही सजेशन मेरा रहेगा कि यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस बैटल एट होम। अगर आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक बार सिमुलेट करके जाते हो, एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट 3 दिनों के अंदर ऐसे और 4 जीएस के पेपर, आप 2 बार सिमुलेट करके जाओ घर पे। तो आप वो अगर घर पे करके जा रहे हो तो वो जो स्ट्रेस होने वाला है वो काफी इजी हो जाएगा आपके मेन एग्जाम के बीच में। तो मैंने भी पूरा 2 बार सिमुलेशन 3 into 2 6 डेज में दिया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड, थोड़ा सा ब्रेक लेके, और उसके बाद उसकी आदत लग गई थी। 19-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आपके हाथों में पेन होने लगेगा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए कंप्लीटली। दैट इज इवन ट्रू फॉर पेपर 2 एंड पेपर 4, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप पेपर 1 दोगे तो एनर्जेटिक रहोगे, रेजुविनेटेड रहोगे स्लीप के बाद, लेकिन पेपर 2 में ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हाथ भी थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है। एंड देन दैट इज अगेन ट्रू फॉर पेपर 4 एंड फॉर ऑप्शनल 2। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म तक लिखने की आदत लगाएं। तो सबसे डिजास्टर्स यही होगा कि आपने कोई भी टेस्ट नहीं लिखा है। मेंस के टेस्ट एक दिन में 6 घंटे लिखने की आदत जरूर लगा के जाए, घर पे ही प्रैक्टिस करके, और फिर वहां पे एक रिपीटेशन करना आपको मेन एग्जाम में, तो प्रेशर काफी कम हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका ऑप्शनल क्या था और किस बेसिस पर आपने उसे सिलेक्ट किया? हाँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, और क्योंकि पहले से बचपन से थोड़ा मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो फिर इसलिए मैंने चूज किया था आउट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मैंने सिलेबस और साइज फैक्टर जो है उसको कम वेटेज दिया था कि सिलेबस कंप्लीशन कितना टाइम लगेगा और साइज सिलेबस का कितना बड़ा है। तो ऐसा ना करें, मैं बोलूंगा कि आप लोग इक्वल वेटेज दे। आपका इंटरेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, पर प्रैक्टिकलिटी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल। तो अगर जो ऑप्शनल जल्दी खत्म हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मैथ्स को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 7 मंथ्स 8 मंथ्स लग जाता है, कुछ कुछ ऑप्शनल है लोग 3.5 महीने 4 महीने में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो द स्मॉलर द सिलेबस, द स्मॉलर विल बी द टाइम फॉर रिविजन एज वेल। तो आप प्री और मेंस के बीच में रिवाइज भी जल्दी कर पाओगे अगर कुछ और भी है तो। और मैथ्स के साथ एक चैलेंज है कि आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ भी आप पढ़ नहीं सकते कि आपने पढ़ा, बुक पलटा और फिर सब कुछ कंप्लीट हो गया। दैट इज नॉट द केस इन मैथमेटिक्स। बट ये है कि आप एक बार मैथमेटिक्स बना रहे हो तो यू विल बी स्टक इन अ लूप, बहुत अच्छा लगेगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन रहता है, कुछ भी ब्रेक नहीं होता, एंड यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स। 12-13 आवर्स भी आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड, जो कि जीएस के साथ जनरली नहीं हो पाता। ओके, और प्रिपरेशन आपने सेल्फ करी मैथ्स ऑप्शनल की? दैट वाज इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन करा था, बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम अगेन मेरे को जल्दी कंप्लीट करना था, तो कुछ पार्ट मैंने खुद से प्रिपेयर किया, एंड देन द पैंडेमिक स्ट्रक, तो उसके बाद सारी प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ी थी।
ओके, फॉर इंजीनियर्स आपको क्या लगता है कि मैथ्स एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है? क्योंकि अक्सर इंजीनियर्स के मन में रहता है कि हम क्या सिलेक्ट करें, शुड वी गो फॉर राइट। जीएस सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्हें सिलेक्ट करें, या फिर मैथमेटिक्स जैसा ऑप्शनल लें जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड रहता है, फिजिक्स हो गया, तो उसमें आपका क्या सजेशन रहेगा? इससे कि मैथ्स का आरओआई काफी ज्यादा था कुछ पास्ट ईयर्स में, क्योंकि लोगों के मार्क्स 340 350 जनरली आ जाते थे, टॉपर्स के 360 तक आ जाते थे, और 300 प्लस वाज अ कॉमन स्कोर। बट दैट हैज बीन पुट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। वो अब घट के 320 तक आ गया है, और एवरेज स्कोर जो है वो 260 70 टू 80 के अराउंड होवर करने लगा है। तो दैट हैज बीन ब्रॉट एट पार विद ऑल अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज वेल। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आपका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है, यू लाइक टू प्ले विद द नंबर्स, तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। बट प्रैक्टिकलिटी कंसिडर करना कि आपका काफी टाइम मैथमेटिक्स में जाएगा, एक मेजोरिटी ऑफ टाइम मैथमेटिक्स में जाएगा, उसे कंप्लीट करने में, उसे बार बार रिवाइज करने में, लिख के प्रैक्टिस करने में, और बाकी जीएस के कंपैरिजन में वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपको जीएस में लगता है कि आप कमजोर है, बहुत ज्यादा करना है, तो आपको ज्यादा टाइम जीएस में लग सकता है, तो मैथमेटिक्स फिर आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ओके, रवि, मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैलेंज, दैट इज द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज के लिए आपने प्रिपरेशन किस प्रकार से करी? आपने मॉक टेस्ट जो दिए, आपको उनका बेनिफिट लगा, या फिर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट इतने बेनिफिशियल नहीं है? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस? Right. I'll take this question in two parts. पहले there was my first interview and then this was my second interview. तो पहले इंटरव्यू के लिए थोड़ा नर्वस ज्यादा था मैं. I did not know about the process exactly. तो मैंने मॉक इंटरव्यूज ज्यादा दिए, अराउंड 8 मॉक इंटरव्यूज दिए थे अलग अलग जगहों पे। तो उस पे क्या हुआ कि थोड़ी स्पीकिंग में क्लैरिटी आ गई, कम्युनिकेशन स्किल थोड़े इम्प्रूव हुए, अपने बारे में पॉइंट्स पता चले, डैप के पॉइंट्स जो है वो सारे ब्रशअप हो गए। और उसके अलावा ये पता चला कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज को कैसे हैंडल करना है विदाउट कमेंटिंग एनीथिंग पॉलिटिकल। तो वो सारे पार्ट काफी कवर हो गए थे मेरे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया और कामनेस भी आया लोगों से बात करके, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में जनरली इमिनेंट पर्सनालिटीज बैठे रहते हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, और उनकी बातें कुछ अलग लेवल पे होती है। तो वो काफी हेल्पफुल रहा। दूसरे वाले इंटरव्यू पे मैंने अपने सोर्सेस पे मोस्टली रिलाई किया, सिर्फ 4 या 5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे सेकंड वाले पे, वो भी जस्ट टू गेट फ्रेंडली विद द पीपल, हाउ टू टॉक अबाउट इट, और थोड़ा कामनेस और कंटेंट और सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लाने के लिए। तो सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा चेंज आया, थोड़ी सी मैच्योरिटी आई कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट, और थोड़ा बेंचमार्क भी था लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर जो मिस्टेक्स मैंने किए थे उस पर मैं इंप्रूव कर सकूं। और प्रिपरेशन मैंने कहाँ से किया, तो डैफ के सारे कीवर्ड्स मैंने कवर कर लिए थे। आई यूज्ड सोशल मीडिया एंड गूगल इंटेंसिवली, बहुत ही अच्छे से यूज करता हूँ मैं, बहुत टाइम में स्पेंड करता हूँ इंटरनेट में चीजों को गूगल करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, जो जो वर्ड्स यूनिक वर्ड्स मैंने डैफ में लिखे हैं, और इवन सोशल मीडिया लाइक कोरा एंड ट्विटर टू अपडेट माई न्यूज एंड द करेंट अफेयर्स थिंग्स, और स्टोरी एनेक्डोट्स उठाने में। Okay. Did the last mile program help you at all? You were part of the last mile, right? Yeah. So I had given the mock interview, the last mile program last year as well and this year as well. So yeah, इस बार कृष्णा सर थे, तो कृष्ण मोहन सर थे, काफी अच्छा रहा था इंटरेक्शन, उनसे भी काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा था। और इट वाज अ पार्ट ऑफ इट अन अकेडमी, वो उस पे प्रायोरिटी लिस्ट पे था देना, पैनल मेंबर्स अच्छे थे, और कुछ पॉइंट्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे जिसने मेरे इंटरव्यू को इम्प्रूव करने में हेल्प करा। Okay. And जो ये देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप रवि का मॉक इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर वो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच द मॉक इंटरव्यू एज वेल। तो ओके, तो रवि, मैं इसके साथ ही अब कंक्लूजन पर आ जाता हूं। तो हमारा जो ये पूरा इंटरव्यू है, आई होप कि आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं 2023-24 में, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। एनी लास्ट वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स? आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो भी ये वीडियो देख रहा है? आई थिंक कोविड-19 के बाद सब कुछ काफी पैराडाइम शिफ्ट आ गया यूपीएससी के प्रिपरेशन में। सो इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम एनीमोर। आप टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिवली यूज करें, इंटरनेट का एक्सटेंसिवली यूज करें, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, एंड यू कैन डू वंडर्स। तो चेंज करना पड़ेगा एक कन्वेंशनल मेथड से एक मॉडर्न मेथड की ओर प्रिपरेशन में, जो कि काफी कम टाइम लेगा आपके प्रिपरेशन को अच्छा करने में। ओके, ओके, एंड आई एम श्योर आप जो भी ये देख रहे हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में आप जानते ही होंगे। सो मेक श्योर दैट यू यूज द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, बेस्ट चूज कीजिए जो आपको सही लगता है, उस पर आप टिके रहिए और उसी से रिवाइज कीजिए।
तो रवि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अपना कीमती समय निकालने के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी और आप बहुत अच्छा करें, आगे चल के देश के लिए बहुत अच्छी सेवा करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग पीरियड एज वेल एज योर सर्विस, एंड विद दैट विल लाइक टू एंड दिस सेशन।